सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रमेश बख्शी जी द्वारा रचित कहानी किस्सा एक शुतुरमुर्ग का। वह छोटा सा खत मेरी उंगलियों से फिसलकर हथेली में जा पहुंचा है और इतनी तेजी से मुट्ठी बंद गई है कि खोले नहीं खुल रही है। मैं कुर्सी पर कहीं भी नहीं देखता सा बैठा हूँ और खत को मोड़े जा रहा हूँ, अपनी उंगलियों को कसे जा रहा हूँ। वह खत है तो मेरी मुट्ठी में, पर यूं लग रहा है जैसे खत की मुट्ठी में मैं खुद हूँ। उसमें लिखे अक्षरों की उंगलियां अपनी पकड़ ढीली ही नहीं कर रही हैं। और इस बेबी को भी इसी समय आना था। उसने पेटी कस कर बांधी है और मम्मी ने स्कर्ट में सल बहुत डाल दिए हैं, या धोबी ने कलफ बहुत लगा दिया है कि उसकी दुबली सी टांगें टिटहरी सी लग रही हैं। मेरी भी आंखें कैसी हैं कि हर लड़की मुझे किसी न किसी चिड़िया से मिलती हुई लगती है। लो, उसने पीछे से स्टूल पर चढ़कर मेरी आंखें बंद कर दी हैं और मैंने उसे झिड़क दिया है। मैं देगची में उबलते पानी जैसे अपने मूड को ठंडा करने की कोशिश किए जा रहा हूँ, पर यह बेबी माने तब तो। अब उसके प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ रहा है। पूछ रही है वह, क्यों भैया, ये कौवा क्या सारे संसार में होता है? मैं हाँ कह देता हूँ। हाँ कहने के लिए सिर हिला देता हूँ। वह फिर पूछती है, तुम तो खूब घूमे हो भैया। मैं जवाब देने के बजाय उसे दूर हटा देता हूँ, पर वह मानती ही नहीं। मुझ पर चाहे जो बीते, बेबी को उससे क्या। वह एक के बाद एक प्रश्न पूछे ही जा रही है, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। कबूतर किस देश में होता है भैया? तो तीतर और बटेर में क्या फर्क है? तो गौरैया नहाती क्यों है? तो मुर्गे के सिर पर कलंगी क्यों होती है? तो उल्लू दिन में क्यों सोता है? मैं खत को मोड़े जा रहा हूँ, उंगलियों को कसे जा रहा हूँ। और भैया, शुतुरमुर्ग दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया है क्या? हमने तो कभी देखी ही नहीं। बड़ी भारी चिड़िया कहाँ होती है ये भैया? बेबी के प्रश्न से मेरी आंखें बंद हो गई हैं। शुतुरमुर्ग की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। तस्वीर का फ्रेम हट रहा है और वह चिड़िया दौड़ने लगी है। धीरे धीरे मेरे नज़दीक आती जा रही है वह चिड़िया। मुझे लग रहा है जैसे मैंने कहीं देखा है इसे। जी हाँ, मैं शुतुरमुर्ग हूँ। पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब और कई रेगिस्तानी जगहें मेरा घर हैं। देखो मेरे ये पंख कितने कीमती हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के हैट के लिए मेरे पंख उपहार दिया करते हैं। मिस्र में जब राजाओं का राज था ना, तब से ही तुम आदमियों की आंखें हमारी तरफ खींचती हैं। एक बार 3 करोड़ 60 लाख रुपए के पंख बिके थे। पिकनिक शहर से दूर कोई 10 मील पर थी। कॉलेज के सब साथी ग्रामोफोन के रॉक एंड रोल में व्यस्त थे और हम दोनों दूर निकल आए थे। मैं और लंबे बालों वाली वह सांवली लड़की। उसका सब कुछ मुझे कविता जैसा लग रहा था। उसकी चोटियों में वेणी गूंथना, उसका मुस्कुराकर गंभीर हो जाना, उसका बात करने का ढंग कि जैसे कोई मालनिया हो वह और सुई धागा लिए बाग में घूमते घूमते गूंथ रही हो सपनों के हार। वह कहे जा रही थी, एक छोटा सा घर होगा, उसमें केवल 3 कमरे होंगे, सामने बड़ी लंबी खुली जगह होगी, उसमें हम गुलाब के पौधे लगाएंगे और हर सांझ सुबह इंतज़ार करेंगे कि कल कितने फूल खिलेंगे। उस मकान का किराया होगा 40 रुपया महीना, बिजली और पानी का अलग से। उसकी बात काटकर मैंने पूछा, किराए का क्यों? हमारा अपना नहीं हो सकता? लंबे बालों वाली सांवली लड़की ने जोर से हंसकर कहा था, तुम सपनों को एग्जैगरेट करके उनकी खूबसूरती मार देते हो। मैं चुप हो गया था, इसलिए कि उसका मध्य वर्गीय संतोष बड़ा प्यारा लगा था मुझे। एक दिन तो वह बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया ही बन गई। पूछा तो ये कि क्या बनोगे तुम? जवाब में मैंने भी प्रश्न पूछ लिया, तुम क्या बनोगी? दोनों के प्रश्न जिद पर तुले थे। लंबे बालों वाली वह सांवली लड़की हार ही गई आखिर। बोली, मैं बनना चाहती हूँ। और वह दूर आकाश के नीले रंग को ताकने लगी थी कि कहे तो आखिर क्या कहे। जब कुछ न सूझा तो एक उड़ती चिड़िया की ओर मेरी आंखें ले जाती वह बोली, वह ऐसे हंसी कि जाने कब मैं भी हंसने लगा। फिर मैंने यही कहा था, तुम्हारे सपने शुतुरमुर्ग के पंखों के समान कीमती हैं। जी चाहता है कि तुम्हारा एक पंख तुम्हारी कविता में से तोड़कर तुम्हारी वेणी में गूंथ दूं। वह हंस दी थी
और उसके सपनों के शतुरमुर्गी पंखों की छावों में मेरी चढ़ती उम्र बसेरे करती रही थी। मैं देख रहा हूँ कि रेतीली जमीन पर शुतुरमुर्ग आगे बढ़ता जा रहा है और कह रहा है, अपने रंग की मैं एक ही चिड़िया हूँ। मेरी दुम और डैने का निचला हिस्सा सफेद होता है जैसे काली जमीन पर सफेद बॉर्डर हो। शाम को जब लंबे बालों वाली सांवली लड़की को पार्क में समरहट की बेंच पर बैठे दूर से देखा तो मेरे मुंह से उसका नाम नहीं निकला। उसके नाम का पहला अक्षर तो मैं बोला, शक्कर का श, पर जैसे मैं अचकचाकर खड़ा हो गया। आवाज लगाने के लहजे में बोला, ओ शुतुरमुर्ग। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी की बॉर्डर थी सफेद, जैसे शुतुरमुर्ग के पंखों को पहन लिया हो उसने। डिट्टो शुतुरमुर्ग के पंखों के समान, एकदम वही। मेरे इस पुकारने से वह चौंक गई थी। पूछा था उसने, कहाँ है शुतुरमुर्ग? मैं उसकी सफेद बॉर्डर वाली साड़ी को देखता ही रह गया था। सच ही मैं उसके प्रश्नों से घबराता हूँ। कुछ पूछ ले तो फिर उत्तर लिए बिना नहीं रहती। उस बच्चे सी जो कुछ मांग ले तो मांगी चीज लिए बिना नहीं रहती। मैं कुछ नहीं बोला तो वही बोली, देखो हमें कभी भी आधी बात ना कहा करो। पूछा मैंने, क्यों? तो आगे बढ़ एक फूल तोड़ा, बहुत प्यारा है, और फिर हथेली हथेली के बीच मसल डाला उसे, जैसे किसी ने ताश का पत्ता पलट दिया है या जलती सिगरेट किसी ने मेरे गाल से छुआ दी है कि मैं चमक कर आंखें मलने लगा हूँ। समरहट की बेंच पर बैठी सफेद बॉर्डर की काली साड़ी पहनी लंबे बालों वाली सांवली लड़की को जब मैं गौर से देख रहा हूँ तो वहाँ वह नहीं है, एक शतुरमुर्ग है वहाँ पर और मुझसे कह रहा है, मैं गर्म देश की रहने वाली चिड़िया हूँ। उड़ती रेत, झुलसती हवा, सूरज की आग बरसती किरणों में हम सुखी रहती हैं, पर ठंडी जगह नहीं रह सकती। भगवान करे कि किसी दिन रेगिस्तानों पर बादलों की कृपा हो और वहाँ भी बरसातें होने लगें। ऐसा हुआ तो हम सब मर जाएंगे। हिंदुस्तान के कुछ लोग मुझे जू के लिए पकड़ लाए थे, पर यहाँ मुझे निमोनिया हो गया। मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, कहाँ थी तुम पिछले महीने? मैंने पूछा। लंबे बालों की वजनी चोटी को पीछे डालकर उसने कहा, दिल्ली, मामा जी के घर। बड़े रईस हैं वे, फैक्ट्रियां हैं उसकी, शानदार बंगला, 2-2 कारें, 4-4 नौकर और 8-8 आंसू। वह हंसकर बोली, जीवन में इतनी ठंडक होती है यह मैंने पहली बार महसूस किया। हमारे पिताजी मास्टर हैं, जो कुछ मिलता है उसमें जैसे जैसे कटती है, पहले गिनती की तनख्वाह और ऊपर से हम बहनों के ब्याह लायक उम्रें। यह तो यहाँ की कह रही हो, पर दिल्ली की कुछ सुना? तो तुमने वहाँ ये देखा कि उच्च वर्ग में कभी गर्मी का मौसम नहीं आता? मेरी बात के बाद उसने स्वल्प विराम भी नहीं लगाया और बोली, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारे गंदे घरों से गर्मी का मौसम जाने का नाम ही नहीं लेता, पर हमें तो इसकी आदत पड़ गई है। मुझे तो अपने इस मध्य वर्ग की उड़ती रेत, झुलसती हवा और सूरज की आग बरसाती किरणों में ही सुख मिलता है। मैंने उसे उदास होने का विराम न दिया। बोला, पर वहाँ ऐसी अमन चैनी थी तो जरा मुटाकर आती। ऐसा करने के बजाय तुम तो वहाँ से दुबली हो आई। मौसम गर्मी का था, पर मामा जी के घर एयर कंडीशन मामला था। दीवारें ठंडक बरसाती थी। ऐसे में मुझे हो गया निमोनिया। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा था कि निमोनिया और दिल्ली की एक्सट्रीम गर्मी में, पर यहाँ लौटी नहीं कि भली चंगी हो गई। इतना कहकर वह अपनी एक चोटी के रिबन को खोलने बांधने में व्यस्त हो गई। मैंने एक बार उसकी तरफ और दूसरी बार जाने कहाँ देखकर धीरे से कहा, ठीक शुतुरमुर्ग, एकदम वही। पर उसने मेरा कहा सुन लिया और पूछा, क्या कहा? मैं बोला, कुछ भी तो नहीं, और उसकी तरफ देखने लगा। मैं बेबी की तरफ देखे जा रहा हूँ कि उसकी पेटी कसी हुई है और स्कर्ट के घेर में धोबी ने बहुत सा कलफ लगा दिया है, पर चुप हूँ क्योंकि संसार की सबसे बड़ी चिड़िया मेरे सामने ज्यों की त्यों खड़ी है और वह अपने बारे में बोले जा रही है। जी हाँ, हम शुतुरमुर्गों की एक बड़ी प्रसिद्ध आदत है। रेगिस्तान में जब तूफान आते हैं और रेत के ढेर उड़ने लगते हैं ना, तो आते तूफान को देखकर हम रेत में एक बड़ा गड्ढा बनाते और उसमें अपना सिर छिपा लेते हैं। मानो कि सिर छिपाने से आता तूफान लौट नहीं जाता, पर हमारा मन इतना कायर होता है कि तूफान की संभावना से भी डरता है। मैंने साफ साफ बात की उससे, आखिर डर किस बात का है? अगर जिंदगी में साथ रहना है तो किसी न किसी दिन एक तूफान का सामना तो करना ही पड़ेगा। जब तूफान गुजर जाएगा तो अपने उजड़े सपनों की छतें ठीक कर लेंगे। वह बोली, ठीक है, और उस क्षण मुझे लगा कि उसके लंबे बालों में तूफान को बांध लेने की भी ताकत है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था।
जब मेरी इस बात पर कि पापा टांग अड़ाएंगे तो क्या करोगी, उसने अपना प्यारा सा मुंह बिचकाकर सारे बल पीछे की ओर झटक दिए थे। जाने उसने मुंह किस बात पर टेढ़ा किया था, पापा की अक्षमता पर या मेरे कायर संदेह पर या अपने आप पर जब बात मास्टर साहब से कही गई तो वह अंदर कहीं छिपी रही। कुछ पूछा गया तो चुप बनी रही। बोली तो यही, जैसी आपकी इच्छा पापा जी। मेरा मन क्रोध से उफनने लगा था। कैसी शुतुरमुर्ग लड़की है ये। पर एक दिन हिम्मत कर ही बैठे। रात के 2 बजे हम स्टेशन पर थे, किसी भी ट्रेन से किसी भी दिशा के किसी भी शहर की ओर किसी भी क्षण रवाना हो जाने के लिए तैयार। मैंने सुझाव दिया, मैं टिकट खरीदता हूँ, तब तक तुम सूटकेस के पास रहो। यह मफलर बांधे रहना, इससे कोई पहचान न सकेगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात वह सफ़ेद सलवार और काली कुर्ती पहने नायलॉनी दुपट्टा ओढ़े डिट्टो शुतुरमुर्ग लग रही थी। मेरी आंखों में सपने ऊंचे ऊंचे झूले ले रहे थे। टिकट खरीद ली थी मैंने। ट्रेन आने में केवल 20 मिनट थे। मेरा मन चाह रहा था कि कोई भला आदमी आए और हमारी मोहब्बत की तारीफ करता पीठ ठोंक कर आशीर्वाद दे दे। पर यह क्या, वह टैक्सी में क्यों जा बैठी और टैक्सी चल क्यों दी। मुझे जब मालूम हुआ कि 2:30 बजे रात को लंबे बालों वाली उस सांवली लड़की ने अपने पापा जी के पैरों पर सिर रखकर कहा कि मुझे बचा लो, तो मेरे शरीर से इस एक बात की कई कई ध्वनियां निकली कि ओरी ओ शुतुरमुर्ग लड़की, जब तूफान आया तो तूने गड्ढे में सिर छिपा लिया। मुझे गड्ढे में सिर छिपाकर बैठे हुए शुतुरमुर्ग पर बड़ा तरस आ रहा है, पर वह सिर छिपाए हुए ही कह रहा है कि हम पत्थर भी पचा जाते। लंदन में एक बार एक शुतुरमुर्ग का पोस्टमार्टम किया गया तो 2 कॉलर बटन, 5 पैनी सिक्के, 1 सोने का जेवर और भी जाने क्या क्या चीजें उसके पेट में से निकली। उफ, मेरा मुंह एक सख्ते की दशा में खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी मैं उसके भोले चेहरे में उसकी मनचीती की रेखाएं नहीं पढ़ पाया। जब भी बात चलती वह बात टालती या 1-2 साल का समय मांगती सोचने के लिए। उसका यह कहना मुझे याद है, तुम अगर मेरी कठोरता जान जाते। मेरे लाख पूछने पर भी उसने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। तो यह थी कठोरता। देखा उस लड़की को, उसी लंबे बालों वाली सांवली लड़की को। सगाई हो चुकी थी उसकी, पर इस पत्थर जैसी भारी चीज को भी पचा गई वह। शुतुरमुर्ग का भाषण जारी है। जी, हमारे पंख तो होते हैं पर हम उनसे उड़ नहीं सकते। हम पंख युक्त पंखहीन पक्षी हैं। हमारे पंख तो देखने भर के हैं। वे खूबसूरत हैं, कीमती हैं। मैं तुम्हें ठीक ठीक समझ गया हूँ। इस आखिरी पत्र में मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं ही भेज रहा हूँ। तुम्हारी बातें बड़ी ही खूबसूरत थीं। तुम्हारे विचार बेल बूटेदार थे। तुम्हारे सपने कीमती थे, ऐसे सपने कि जिन पर सैकड़ों कहानियां लिखी जा सकें, ढेरों गीत गाए जा सकें, पर जो जिंदगी को सांसें न दे सकें और प्रेम को बरसते पानी में आश्रय की छत न दे सकें। खुश रहो प्रिय शुतुरमुर्ग, तुम जिंदगी भर खुश रहो। पर मेरी आंखों के सामने से यह शुतुरमुर्ग हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेबी मेरा कंधा हिला रही है, पूछ रही है, क्या हो गया भैया। और खत वाले हाथ की मुट्ठी इतनी तेजी से बंध गई है कि खोले नहीं खुल रही है। मैं खत को मोड़े जा रहा हूँ और उंगलियों को कसे चले जा रहा हूँ। बेबी अपना प्रश्न लिए उत्तर की बाट जोह रही है और मैं अधर में लटक गया हूँ। यह शुतुरमुर्ग मेरी आंखों के आगे से हटे तब तो कहूँ कुछ, पर अभी तो इसे ही कहना बाकी है। जी हाँ, हमारी उम्र 25 वर्ष होती है। 25 से ज़्यादा नहीं जीते हम। लो, मेरी मुट्ठी खुल गई है। यह उसी लंबे बालों वाली सांवली लड़की का खत है। मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ और नहीं भी पढ़ रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि भारत की मध्य वर्गीय लड़कियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, 20 और 5। और तुमने भी एक बार कहा था ना कि शुतुरमुर्ग 25 वर्ष जिंदा रहता है। मैं दोनों हूँ, एक साथ दोनों। समझ लेना कि तुम्हारा शुतुरमुर्ग मर गया। खत मेरी हथेली पर से फिसलता हुआ फर्श पर जा गिरा है। बेबी का प्रश्न अब भी ताज़ा है। बताओ ना भैया, यह शुतुरमुर्ग कहाँ होता है। मैं उत्तर देता हूँ, हिंदुस्तान के हर घर में यह पाया जाता है। वह फिर पूछती है, तो अपने घर में भी है क्या भैया। उसके इस प्रश्न ने मेरी पीठ पर जैसे कोड़ा मार दिया है। मैं बेबी की तरफ देखता हूँ। उसके स्कर्ट की बॉर्डर सफ़ेद है और शेष हिस्सा काला। उसकी आंखों में खूबसूरत और कीमती सपनों के पंख हिल रहे हैं। मुझ में उसके प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति नहीं है और मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा ठीक वैसे ही छिपा लेता हूँ जैसे शुतुरमुर्ग छिपा लेता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें।